बिहार विधानसभा चुनाव की पहली विधानसभा के लिए पहले चरण में 16% से ज़्यादा होगी वोटिंग और जिले की 71 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। और नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी में 30 साल के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतदाताओं और मतदान कर्मियों समेत चुनाव में जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने हर तरह से पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान जारी। कई दिग्गज मैदान में दोपहर 3 बजे तक 40% से अधिक मतदान। कोरोना महामारी के बीच भारत में पहले बड़े चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 3 रैलियों को किया संबोधित। साथ में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, एनडीए ही दे सकती है बिहार के जनता को विकास। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत बाकी दलों के नेताओं का भी आज धुआंधार प्रचार। केरल सोना तस्करी मामले में जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिव शंकर के ईडी ने लिया हिरासत में। हाई कोर्ट ने शिव शंकर की जमानत याचिका भी की खारिज। पिछले 5 सप्ताह में कोरोना के नए मरीजों की दैनिक औसत संख्या में लगातार गिरावट दर्ज। रिकवरी रेट बढ़कर 90.85%। अब तक 10,54,87,000 से अधिक कोविड सैंपल की हुई टेस्टिंग। भारत बांग्लादेश के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत विमान सेवा बहाल। कोरोना महामारी के कारण दोनों देशों के बीच करीब 8 महीनों से बाधित थी विमान सेवा। और भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम जारी। 4 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की होगी सीरीज। दौरे की शुरुआत 27 नवंबर को वनडे से, तो वहीं 17 दिसंबर को एडिलेड में होगा डे नाइट टेस्ट। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 16 जिले की 71 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी से 30 साल के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतदाताओं और मतदान कर्मियों समेत चुनाव से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग ने हर तरह से पुख्ता इंतजाम किए हैं। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण का मतदान के मद्देनजर आज धारा 144 भी लागू रहेगी। पहले चरण में 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मत डाले जा रहे हैं। आज 2,14,00,000 से भी अधिक मतदान अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 और 7 नवंबर को होंगे। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
और बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में एनडीए में भाजपा 29, जेडीयू 35 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव में अपने एक उम्मीदवार को उतारा है। महागठबंधन में आरजेडी ने 42, कांग्रेस ने 21 और सीपीआई-एमएल ने 8 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। इसके अलावा एलजेपी 42 जबकि आरएलएसपी 43 और बीएसपी 27 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में हैं। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में 71 सीटों पर मतदान चल रहा है। जमुई, गया, पटना, ग्रामीण, जहानाबाद, लखीसराय सहित कई महत्वपूर्ण सीटों से कई बड़े नाम चुनावी मैदान में हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मतदान 40% तक रहा। पहले चरण में अगर कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गया शहर विधानसभा सीट पर सर्वाधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कुल 27 उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी तरह सबसे कम प्रत्याशी कटोरिया विधानसभा सीट पर हैं। यहां कुल 5 उम्मीदवार चुनावी समर में ताल ठोंक रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा और इसके लिए अब सियासी दलों का धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा है। आज दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान सहयोगी दल जेडीयू के साथ मंच साझा किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने रैली में विरोधी दलों पर हमला बोला। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। पीएम ने कहा कि बिहार जल्द ऐसे राज्यों में शामिल होगा जहां पाइप से पानी पहुंचेगा। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं होगी। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। और आइए इस बारे में बात करते हैं योगेश शीतल से, जो इस वक्त भागलपुर में मौजूद हैं। जी योगेश, अगर हम यहाँ बात करें कि बिहार के दूसरे चरण के लिए चुनाव का जो प्रचार है वो काफ़ी तेज़ हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियों को आज संबोधित भी किया है, तो अगर भागलपुर की हम बात करें तो किस तरह का वहाँ आप माहौल देख रहे हैं? वैसे तो 4 भी बज चुके हैं और सुबह से ही वोटिंग हो रही है और ख़ासतौर से जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी काफ़ी इंतज़ाम किए हैं वोटिंग के लिए, तो फिलहाल जो वहाँ का नज़ारा है वो किस तरह का है? देखिए रेशमा, जो अलग अलग मतदान केंद्र है वहाँ पे अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है। कई जगह मतदान जो है वो 4 बजे तक हो रहा है, कई जगह 3 बजे तक हो रहा है, कई जगह 6 बजे और कई जगह जो है उसके बाद तक मतदान हो रहा है। हालांकि ये भी एक गाइडलाइंस है कि अगर जो है जो मतदाता है अगर वो कतार में हैं तो उनको जो है मतदान करने दिया जाएगा।
उस वक्त कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। जब तक मतदाता कतार में रहेंगे तब तक जो है मतदान की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। जहां तक प्रधानमंत्री की रैलियों की बात है तो देखिए, पहले चरण के लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पे भागलपुर में रैली की थी 23 तारीख को, और उस दिन अन्य भी रैलियां थी। तो प्रधानमंत्री अभी जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, 3 रैलियां आज भी उनकी हुई हैं, तो रैलियों में काफ़ी जो है रहता है। रैलियों में खास करके अगर आप चुनाव के पहले देखें तो चुनाव में रैलियों का एक अलग ही महत्व रहता है, और यही कारण है कि कई सारी रैलियां जो है वो हुई है इस चुनाव में। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप रीजन वाइज अगर आप बात कर लेंगे तो भागलपुर में उनकी रैली हुई है, पटना में अभी रैली हुई है। ओवरऑल जो है कोशिश ये की जा रही है कि राज्य के हर एक हिस्से को टच किया जाए। जो अलग अलग चरण है वहाँ पे हर एक जो है मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके लिए कई अलग अलग जो है वो व्यवस्थाएं भी की गई है, मसलन एलईडी स्क्रीन वगैरह लगाए गए हैं। सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि कोविड-19 के दौर में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है इन सब चीज़ों का जो नॉर्म्स है बेसिकली ईसीआई के, उसको फॉलो किया जा सके, बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो, इन सब चीज़ों का रखा गया है ध्यान। और रैलियां तो बैक टू बैक हो रही हैं। जहां तक अभी परिदृश्य की बात है तो करीब 43% मतदान जो है अभी तक हुआ है, अभी तक जो रिपोर्ट आई है। हालांकि लास्ट मोमेंट पे कई बार देखा जाता है कि वोटिंग जो है वो पीक करती है लास्ट मोमेंट पे। कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे लास्ट मोमेंट में काफी ज्यादा होता है, वो वोटर टर्नआउट के लिए वो डिसाइसिव रहता है, निर्णायक रहता है वो अंतिम का समय। तो अभी जो है अब बेसिकली उस टाइम जोन में जो है वोटिंग जा रही है। और अब जो है अब जो जिस तरीके से लोग अब आएंगे, अभी हम जहां पे सुल्तानगंज के एक पोलिंग बूथ पे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो है धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो चल रहा है, उनको मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है उनके हाथ को। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, और लोग धीरे धीरे जो है अब यहाँ पे आ रहे हैं। बीच में हालांकि दोपहर में लोगों का आना कम हुआ था, लेकिन जिस तरीके से फिर लोगों का आना तेज हुआ है, महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही है, परिवार के लोग आ रहे हैं, तो ओवरऑल जिस तरीके से यहाँ पे अब मतदान हुआ है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़ी देर में जो है वो फिर से मोमेंटम पिक करेगा। और मुझे लगता है कि इस बार पिछले 3 विधानसभा चुनाव के अगर मुकाबले देखें तो शायद अच्छा टर्नआउट जो है वो देखने को मिले। हालांकि अभी देखना दिलचस्प होगा कि अल्टीमेटली कितना टर्नआउट आता है, क्योंकि लखीसराय, जमुई, मुंगेर और कुछ जगहों पे ऐसी भी खबरें आई है, ऐसी भी सूचनाएं आई है कि वहां पे ईवीएम में कुछ इश्यूज थे जिसको सॉर्ट आउट हालांकि किया गया है, लेकिन कुछ जगह पे ईवीएम के जो इश्यूज थे वो भी सामने आए हैं, जिसको सॉर्ट आउट करने के साथ ही जो समय का स्लॉट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो कंस्टिट्यूएंसी वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे ऐसे जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि जो मतदाता हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनको भी कोई शिकायत का मौका जो है वो ना मिले, और ओवरऑल जो ट्रांसपेरेंसी जो कि कमिटमेंट रहता है ईसीआई का उसको भी जो है उसको भी फुलफिल सुनिश्चित जो है वो किया जा सके। बिल्कुल योगेश, आपने काफी सारी बातें बता दी हैं कि किस तरह से वोटर्स का पूरा ख्याल, ग्लव्स भी दिए गए हैं ताकि आसानी से काम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त नीरज, जो कि हैं पटना में इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी नीरज, कोरोना काल में देश में पहली बार बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुबह से अब तक वहां वोटिंग हो रही है, लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, तो कितने % अभी तक लोग आ चुके हैं, कितने % वोटिंग हो चुकी है, और साथ में जो ये कहा जाना चाहिए कि कोरोना के काल में किस तरह से वोटर्स का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का, और थर्मल स्क्रीनिंग भी वहां हो रही होगी, तो किस तरह से आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार करीब 50% के आसपास जो मतदान है वो प्रथम चरण में हो चुका है, और बड़ी तेजी के साथ जो लोग हैं वो निकलकर मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं इस तरह की कि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित ना हो सकें उसकी विशेष तरीके से ध्यान चुनाव आयोग ने रखा है। चाहे वो थर्मल स्कैनिंग की बात करें, हम हैंड सैनिटाइज करने की बात करें, क्योंकि यहाँ तक चुनाव आयोग ने ध्यान रखा है कि जो भी वोटर ईवीएम का बटन दबाने जा रहा है तो उसको ग्लव्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ईवीएम में अगर कोरोना वायरस हो तो उससे वो इफेक्ट ना हो सके अगर कोई कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति ईवीएम में बटन दबाता है। तो इस तरह के तमाम जो उपाय हैं वो चुनाव आयोग ने किए हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो जनता है वो निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद ही इतनी बड़ी संख्या में मतदाता निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से मतदाता पहुंचे हैं 50% के आसपास अभी तक मतदान हो चुका है। कई जगह जो मतदान है 6 बजे के आसपास संपन्न होगा, तो आप समझ सकती हैं कि अभी भी 2 घंटे का टाइम है, और 2 घंटे में अगर मतदान का जो प्रतिशत है वो इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी टूट जाए, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार
इस बात की कोशिश कर रहा है कि लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें और उसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चुनाव आयोग ने किए। बिल्कुल। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक किया है चुनाव आयोग ने और उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने पूरा ख्याल रखा है कि लोग अपने जो वोट डालने का जो उनका हक है उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक 50% जैसे कि आपने अभी बताया कि वोटिंग वहां हो चुकी है और लोग अभी काफ़ी जोशो खरोश के साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए नीरज। और यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हिंदी समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दरभंगा की चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का सरकार ने ख्याल रखा, वहीं गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया गया। हमारे राज्य के जो लोग दूसरे जगहों पर काम करते थे उनको लौटकर अपने राज्यों में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बड़ी संख्या में लोग आए। और यही नहीं, जो सारे राशन कार्ड धारियों को जो पीडीएस के अतिरिक्त यानी अप्रैल से ही शुरू हो गया है और पूरे नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हर परिवार में 1 किलो दाल या चना का जो आयोजन किया गया है। दरभंगा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में रैली की। मुजफ्फरपुर में भी 3 नवंबर को मतदान होगा। उससे पहले पीएम ने लोगों से अपील की कि वो बिहार चुनाव में एनडीए को जीत दिलाएं। पीएम ने यहां भी विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिर्फ एनडीए ही विकास के नए रास्ते खोल सकती है। एनडीए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश कर रही है, गांवों के पास बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, उसका लाभ बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में स्वामित्व योजना का जिक्र किया और कहा कि एनडीए सरकार ही सबका साथ सबका विकास करने में भरोसा रखती है। स्वामित्व योजना से अब तक करीब करीब 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दिया गया है और इस स्वामित्व के कार्ड से उनको वो अधिकार मिला है जिससे वो अगर घर से कहीं बाहर जाना है तो चिंता नहीं रहती है कि कोई आकर के घर का कब्जा कर लेगा, कोई घर में घुस जाएगा। अब उनको विश्वास रहता है कि अब उनके पास कागज होने के कारण, ये अधिकृत सरकारी दस्तावेज होने के कारण वे अपने तरीके से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। भाजपा ने आज राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 48 घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। ऐसे में उनके महागठबंधन को वोट देने के उनके ट्वीट पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने दावा किया कि वैसे बिहार की जनता महागठबंधन को सबक सिखाने की ठान चुकी है। पार्टी के 48 घंटे पहले जो प्रचार अभियान किसी पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कूलिंग पीरियड है, नहीं करना चाहिए। तो अब राहुल गांधी जी इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, वॉयलेशन है पूरी तरह से। हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेंगे, जनता तो मेरे ख्याल से इसको जरूर लेगी।
प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी रैली पटना में की। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। अलग अलग एग्जाम खत्म होने से युवाओं की ऊर्जा, कोचिंग में लगने वाला धन और समय, परेशानी, सब कुछ बहुत कम हो जाएगा। इससे भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स भटिंडा में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले उपकरणों का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एम्स भटिंडा से पंजाब के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सभी तरह की सहायता मुहैया करा रही है। जून 2021 तक सारी बिल्डिंग्स को कंप्लीट करें। और अभी मैं जब रिव्यू कर रहा था तो मैं देख रहा था कि अभी बहुत सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आयुष का ब्लॉक हो, ओपीडी का ब्लॉक हो, डायग्नोस्टिक ब्लॉक हो, गेस्ट हाउस हो, डायरेक्टर्स रेजिडेंस और दूसरी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी की हो चुकी हैं। लगभग 70% जो है काम हमारा पूरा हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से 563 करोड़ रुपया इस काम के लिए ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। और आने वाली जो सुविधाएं हैं, ये सारी की सारी बची हुई सुविधाएं भी हम अगले 6 महीने के अंदर इनको पूरा करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 5 सालों में देश में एमबीबीएस की 29,000 सीटें और पीजी की 17,000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इनसे सभी क्षेत्रों में सेना को पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है। राजनाथ सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता की चुनौतियों से निपटने में सफल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकवाद, उग्रवाद और बाहरी हमलों के खतरों में निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और केरल में सोने की तस्करी में कथित रूप में शामिल एम शिवशंकर को आज तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसे कोच्चि से लाया जा रहा है। शिवशंकर केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के मकसद से नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NMRC ने उन्हें रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया है। साथ ही नोएडा के सेक्टर 50 का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन रखा गया है। नोएडा सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन अब प्राइड स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में लाने की अनूठी पहल की है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अब नोएडा सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन पर अलग अलग पदों पर कार्य करेंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सुविधाएं और रोजगार के अवसर प्रदान करना NMRC का स्वागत योग्य कदम है। इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और ये एक मानवता के प्रति एक कल्याण है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ 2019 में ट्रांसजेंडर्स राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया है, उस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो में रोजगार मिलने से ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थी काफी खुश नजर आए।
नोएडा मेट्रो, उन्होंने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया और बिना ऐसे कुछ पर्सनली पूछे हमारी काबिलियत को देख के हमें ये जो जॉब प्रोवाइड करा, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। हमें बहुत खुशी है सर। NMRC ने हमें एहसास कराया कि हम सब एक हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि अब की लाइफ हमारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जॉब करके हमें बहुत अच्छा लगा। नोएडा मेट्रो की प्रबंध निदेशक मानती हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में जोड़ना सामाजिक रूप से बेहद जरूरी है। 6 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे टिकट ऑपरेटर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ में इन्वॉल्व किया गया है। प्रयास ये है कि सभी को साथ लेके इंक्लूसिवनेस के साथ काम किया जाए। तो जो अच्छे क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे और एक गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से हम लोगों ने चयन किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की NMRC की इस अनूठी पहल से न केवल इस समुदाय की समाज में सहभागिता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में सम्मानजनक अवसर के और द्वार खुलेंगे। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, नोएडा। तो हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं,